हेलो बच्चे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगारविद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थी जुड़े जाएंगे, जितने भी अग्निवीर के विद्यार्थी हैं आप सभी लोग जुड़िए। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे भाई। जितने भी विद्यार्थी अभी तक देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस सेशन का। आज का जो हम लोग सेट करने वाले हैं ये सेट नंबर होगा 11। हम लोगों ने 10 सेट कर चुका है दोस्तों, और आज हम लोग 11वें नंबर सेट पर आ चुके हैं। ठीक है, हमने कल आपको जो प्रश्न दिया था वह सवाल मैं सबसे पहले लिया हूं, और लास्ट में एक फिर प्रश्न आप लोगों को दूंगा जिसका जवाब आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग तैयार हैं? बताइए, आप लोग तैयार हैं सेट करने के लिए साथियों? शुरू किया जाए। तो चलिए एक बार भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ से। ये जो क्वेश्चन है जो हमने कल आप लोगों को दिया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगाया भी होगा और बहुत ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो नहीं लगाए होंगे। तो जो नहीं लगाए हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए कैसे इस सवाल को लगाना था। प्रश्न में कहा गया था कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब 16 और 24 का तृतीय अनुपाती पूछा गया है। तृतीय अनुपाती निकालने का एक हमने तरीका आप लोगों को बताया है। देखिए तृतीय अनुपाती निकालते कैसे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं आप लोग देख लीजिए। करना कुछ नहीं है, जो लास्ट जो संख्या होती है ना सर, दूसरी जो संख्या होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करते हैं, तो 24 गुना 24 कर देंगे, 24 गुना 24 कर देंगे, और पहली संख्या से भाग कर देंगे तो 16 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको काट देंगे। तो 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, और 8 से काटेंगे तो 8 तिरिक 24, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, गुना करेंगे 12 गुणे 3, 12 तिया 36। तो इसका सही जवाब था 36, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का 36 ही आया था दोस्तों। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन के साथ से। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का है आप लोगों के लिए। तो पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। देखिए पहले आप लोग सही से अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन है कि शब्द ARISE के अक्षरों को कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए कितने विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले आप ही चेक कर लीजिए इसमें, इस शब्द में कितने अक्षर हैं। तो इसमें 5 अक्षर हैं। तो इसको व्यवस्थित करने का जो तरीका होगा वो 5 फैक्टोरियल होगा। क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, यहाँ 5 से शुरू करते हैं, गुणा करते हुए 1 तक जाते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो 5 गुणे 5 के पहले क्या आता है 4, मतलब एक एक कम करके गुना करते हुए चलेंगे 1 तक। तो 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, और 2 के पहले क्या आता है 1 आता है। सबको गुना कर दीजिए। तो 4 5 20, 3 60, दूना 120। तो ये 120 तरीकों से इसको लिखा जा सकता है, यानी 120 तरीका से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों? इसमें कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को हो रही है तो बताइए। इसमें आप लोगों को अगर दिक्कत हो रही है समझने में तो बताइए। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बस एक बार समझने की बात है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न में कहा गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। बताइए अगर परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या में करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होता है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हर एक वह संख्या परिमेय होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे Q ≠ 0 होना चाहिए, और P Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। बात क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और जान लीजिए कि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है दोस्तों। 0 क्या होती है? तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। बात क्लियर है? चलिए अब आपसे ये प्रश्न कहा गया है
कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल करते हैं तो क्या होता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर √2 है तो ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या बन जाती है। जैसे √5 है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये सब अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वह होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप एक का गुना, एक परिमेय संख्या एक है, अगर एक परिमेय संख्या है इसका गुना आप कर देते हैं √2 में, तो क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? √2 आएगा। बोलिए, आएगा नहीं आएगा? और √2 है क्या? तो √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है ना? यह एक क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप 5 का गुना √7 में कर देते हैं तो क्या होगा? 5 का गुना √7 में करेंगे तो 5 √7 आएगा। बोलिए, आएगा नहीं आएगा? ये भी क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा? अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना कर रहे हैं तो अपरिमेय संख्या दे रहा है, लेकिन अगर आप एक परिमेय संख्या 0 ले लीजिए और 0 का गुना किसी अपरिमेय संख्या से कर दीजिए, √3 भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 0 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा। और 0 क्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर है? तो एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुना किए हैं तो क्या आया है? अपरिमेय संख्या आया है। लेकिन हमने देखा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हमने 0 जो परिमेय संख्या को लिया है तब गुना किए तो 0 आया है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी कभी भी याद रखेंगे, अगर परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या से करते हैं तो कभी परिमेय संख्या आएगी तो कभी अपरिमेय संख्या आएगी। बात क्लियर है? देखिए, यहाँ से उदाहरण से आप समझ सकते हैं, कभी परिमेय संख्या आ रही है तो कभी अपरिमेय संख्या आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या इस सवाल में कोई डाउट आप लोगों को है? बताइए, बताइए दोस्तों, अग्निवीर वाले बताइए भाई, इस सवाल में कोई डाउट आप लोगों को है? नहीं ना? चलिए, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। क्रमशः स्थिर पानी के नाव की गति और धारा की गति km/h ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, एक बात जान लीजिए आप लोग, अनुकूल माने होता है धारा के साथ गति, प्रतिकूल मतलब होता है धारा के विपरीत गति। जब आप धारा के साथ चलेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड प्लस धारा का स्पीड जुट जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब भी अनुकूल चलते हैं तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है वह जुट जाता है ना? और जब आप प्रतिकूल चलते हैं तो उसका रिलेटिव स्पीड जो होता है घट जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ से बोट और प्लस वाटर का स्पीड क्या आ जाएगा? कितना आएगा भाई? 9/2 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 आएगा नहीं आएगा भाई? दूरी बटे समय, तो 9/2 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर आप विपरीत चल रहे हैं तो b - w हो जाएगा। ठीक, तो उतना ही दूरी, दूरी कितना है? दूरी तो 9 किलोमीटर ही है, तो दूरी तो 9 किलोमीटर है, लेकिन समय कितना लग रहा है? 6 घंटे का समय लग रहा है। तो इसको काट पीट के छोटा करेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9। 3/2 का मतलब होता है 1.5 है। ठीक है, 1.5 यानी 1.5 यहाँ से आ जाएगा, 1.5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत हो बताइए। हमसे पूछा गया है नाव की गति और धारा की गति, तो बोट का निकालना है। बोट का निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो ये 4.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यानी नाव का जो चाल आएगा, नाव की जो गति आएगी
3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, और धारा की गति क्या हो जाएगी, दोनों को घटा के 2 से भाग। ठीक है, तो घटाएंगे 4.5 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो इसका जो आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा, धारा की दिशा कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 बनाइए सभी लोग। देखिए, एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, 400 आमों का सीपी, 400 आम का सीपी यानी क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा 320 आम के एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देंगे, तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आएगा, सीपी का रेशियो ये इधर वाला आएगा, एसपी का रेशियो इधर वाला आएगा। तो सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो सीपी का मान आएगा यहाँ पर 320। ठीक है, एसपी का क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, इसका जब रेशियो निकालेंगे तो इसको काट के छोटा कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और इसको काटेंगे 8 से, तो 8 चौको 32, 8 पंजे 40, तो 4 संबंधी 5 इसका रेशियो हो गया। मतलब 4 का सामान 5 में बिका है तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। किस पे लाभ होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है, 4 गुणे 100। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100, तो इसको लाभ कितने का होगा, तो 25% का इसको लाभ आएगा। ठीक है, 25% का लाभ होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं और इस सवाल को बनाइए। 5वां नंबर प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात 12, 13, 15 के अनुपात में है तो सबसे लंबी भुजा का मान बताइए क्या होगा। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। ठीक है, तो भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो ये कितना दिया है, 600। अनुपात में भुजा दिया गया है 12, 13, 15, तो इसका योग क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 2, 10 के 0 हासिल का 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4, ये हो जाएगा 40। 40 अनुपात का मान कितना आएगा, 40 अनुपात का मान दिया गया है 600। ठीक है, 40 अनुपात का मान 600, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, कटेगा 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60। 1 अनुपात का मान कितना आएगा, 1 अनुपात का मान आ जाएगा 15। अगर 1 अनुपात का मान 15 है तो आपसे पूछा गया है सबसे लंबी भुजा बताइए, तो सबसे लंबी भुजा 15 है, तो 15 का गुना कर देंगे, इसमें 15 का मान निकल जाएगा। 15 15 ही हम 225 है, तो ऑप्शन नंबर 4, चौथा विकल्प इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार बताएंगे सभी लोग, बोलिए भाई, समझ में आ रहा है सवाल? सवाल यह है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक सिंपल सा ही प्रश्न है दोस्तों, बस आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, लगाएंगे तो लग जाएगा। ये प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए 1500 प्लस 600 का 30%। कुछ नहीं करना है, 1500 प्लस 600, 15 6 2100 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 2100। इसका का माने गुणा होता है, 30% निकालना है, इसका 30% निकाल देना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 21 से 3 63, तो ये 630 आ जाएगा। 630 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए सब लोग, सब लोगों का आंसर हमें चाहिए दोस्तों। आप लोग जितने भी विद्यार्थी अभी तक देख रहे हैं, आप सभी लोगों का आंसर चाहिए हमें। सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और देखिए, इतना मेहनत करने के बावजूद भी अभी आप लोगों का रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों की सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। और
आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी बात बन पाएगी। और मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका नंबर ना छूटे मेरे दोस्तों। हर एक नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एक एक नंबर बढ़ाने पर आप लोगों के लिए लगा हूं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखाइए, ठीक है। एक एक बच्चे आप लोग जो देख रहे हैं, एक एक बच्चे 10-10 लोगों को शेयर करिए, 10-10 लोगों को जोड़ने का काम करिए दोस्तों। चलिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। ये बोला गया है इसमें कि ए और बी एक काम को क्रमशः 30 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम प्रारंभ करता है और दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए, दो यहाँ पर बच्चे हैं, ए है और एक कौन है, एक बी है। अब ये दोनों लोग कार्य करना शुरू करते हैं। ए कर सकता है 30 दिन में अगर अकेले करेगा तो, बी कार्य को समाप्त कर सकता है 15 दिन में अगर अकेले करेगा तो। अब हमें यहाँ पता करना है टोटल कार्य कितने हैं, दोनों का एलसीएम जो होगा वही टोटल कार्य आ जाएगा। तो 30 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो टोटल कार्य कितना है, 30 है, ठीक है। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 30 × 30। अब बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 15 से भाग करेंगे 30 में, 15 दूना 30, तो बी की क्षमता 2 आ जाएगी। अब इसमें बोला गया है कि यदि ए कार्य प्रारंभ करता है और दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं। शुरुआत काम करने का कौन करता है, ए। एक दिन ए करता है और अगले दिन कौन आता है, बी करता है। तो 2 दिन हो गया, 2 दिन तो हो गया, दिनों की संख्या 2 हो गई, लेकिन काम कितना हो पाया है, 2 + 1 3, 3 काम यहाँ पर हो पाया है। 2 दिन में कितना काम हो पाया है, 3 काम। हमें कितने काम करने हैं, तो हमें यहाँ पर 30 काम करने हैं। तो हमें इस कार्य को 30 बनाना पड़ेगा। 30 बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 30 बनाने के लिए इसको आप क्या करिए, 10 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, 10 × 3 = 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। तो 30 कार्य पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 20 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए आप लोग दोस्तों, इस सवाल को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से बना पाएंगे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आप लोग इस सवाल को बना पाइएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को ले रहे हैं आप लोगों की स्क्रीन पर और इसका जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए, ये क्वेश्चन है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी। श्रृंखला इस प्रकार से है, यहाँ पर 5 है, फिर 25 है, फिर 25 के बाद 125 है, फिर क्या है, 125 है, ठीक है, 125 है, फिर यहाँ पर खाली स्थान है। तो यही पूछा गया है कि इसी के बाद अगली संख्या क्या आएगी। तो आपने देखा 5 × 5 किया गया है, तो 5 × 5 = 25, इसमें 25 पंजे 125, इसमें भी 5 से गुना किया गया है। तो अगली भी संख्या जो आएगी 5 से गुना करके आएगी। तो 125, 25 सहिया में 625, 125 में जब 5 से गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। 625 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। बोलिए, कोई दिक्कत। चलिए इस सवाल को बनाइए। इस सवाल को बनाइए दोस्तों। देखिए, इसमें कहा गया कि 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19 सही 1/2 वर्ष है तो सातवें की आयु ज्ञात कीजिए। सातवें की आयु बताना। भाई 7 लड़के हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है। तो 7 लड़कों की आयु का योगफल क्या हो जाएगा, तो इसका सम निकालेंगे। 7 लड़कों का आयु का योगफल क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, औसत गुना संख्या होता है
तो यहाँ पर कह देंगे 20 गुना 7, तो 7 दूनी 20 का गुना 7 में करेंगे 7 दूनी 14 यानी 140 यहाँ से आ जाएगा इसका योगफल। पहले 6 का, तो पहले 6 लोगों का आपको निकालना है योगफल, तो कितना हो जाएगा 6 लोग हैं और औसत क्या है 19 सही 1/2 है। 19 दूना 38 1 39, 19 दूना 38 1 39, तो ये हो जाएगा 39। अब बट्टे में कितना 2, बट्टे में 2 हो जाएगा। कितने लोग हैं 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का योग निकल जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 3 9 27 के साथ हासिल का 2 और 3 3 का 9 2 11 117 आ जाएगा। तो देखिए ये 7 लोगों का योग है, ये 6 लोगों का योग है, ठीक। तो इसमें से घटाएंगे जब तो 7वें का आयु पता चल जाएगी। तो घटा दीजिए कितना होगा भाई, यहाँ से 10 में से 7 गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 7वीं जो व्यक्ति है, 7वां जो लड़का है उसकी जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 23 वर्ष। कितना वर्ष 23 वर्ष, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको लगाइए। इस सवाल को लगाइए सभी लोग। यहाँ प्रश्न है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो श्रृंखला दिया गया इसमें अगली संख्या क्या है कि आप देखिए, यहाँ से आप देखिए ना, शुरू करिए। देखिए 31 से 25 हुआ है, फिर यहाँ पर 19 हुआ है, फिर कितना हुआ 13 हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ से बताइए, क्या हो रहा है भाई। यहाँ से अंतर कितने का है 6 का अंतर है, 6 का अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ से भी अंतर कितने का है 6 का, सब जगह 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से कितने का अंतर है 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25। यहाँ पर घट, इसको छोड़ दीजिए 40 को छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से 6 का अंतर है, 6 घट रहा है, लेकिन यहाँ से 6 का वृद्धि हो रहा है। तो 19 6 क्या हो जाएगा 25 आएगा, 19 6 25 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 25 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा 25, ठीक है। अगली संख्या क्या आएगी, तो अगली संख्या आप सभी कहेंगे 25 आएगी। आइए भाई अगला प्रश्न लगाइए, इसको लगाइए और उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। अब ये मिलीग्राम है, इसको ग्राम में बदलना है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो ये 1589 है ना भाई, ये 1500 क्या है 89 है। अब इसको ग्राम में बदलना है, मिलीग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो भाग कर देना पड़ेगा आपको 1000 से। 1000 से भाग करेंगे 0.3 स्थान पर लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.589 ग्राम, ठीक है। 1.589 ग्राम आएगा। तो कौन सा ये ऑप्शन सही है 589, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए। इस सवाल को लगाइए दोस्तों। देखिए एक बल्लेबाज 12वीं पारी से 63 रन बनाता है, 12वीं पारी में 30 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। अब 12 पारियों के बाद नया औसत बताइए क्या होगा। देखिए हुआ क्या है, एक बल्लेबाज है, वह अपने 12वीं पारी खेलता है, उसमें 63 रन मार देता है। कितना रन मार देता है 63 रन, ठीक है। 63 रन मार दिया, और जब 63 रन मारा है तो उसके औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद जो नया औसत आएगा वो पूछ रहा है। तो देखिए 11वीं पारी में भी उसका कुछ औसत रहा होगा, तो 11वीं पारी में अगर कुछ औसत रहा होगा तो बताइए 11 पारी तक कितने रन की वृद्धि हो गया है।
11 पारी में कितने रन की वृद्धि हुआ है? हर एक पारी में 2-2 रन का वृद्धि हुआ है। तो 11 पारी में कितना का 22 रन का यहाँ पर वृद्धि हो गया है। इसी को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12वीं पारी के बाद जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीका है दोस्तों, ये आपका शॉर्टकट तरीका है। 41 इसका सही जवाब आएगा। ठीक है, 41 यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा औसत पर बल्लेबाजों से संबंधित औसत पर हमारा वीडियो है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आप लोगों को बताया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है भाई, चलिए ये सवाल आप लोगों के सामने है, इसका उत्तर बताइए। दो संख्याओं का योग, माफ कीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या का अंतर, ऐसे a माइनस बी का मान दिया गया है कितना 2 है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया गया है 28। ठीक है, 28। तो आपसे पूछा गया है a प्लस बी का मान, ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये किसके बराबर है? 28 के बराबर है। ठीक है, a माइनस बी का मान दिया गया है 2 है, तो a प्लस बी गुणे क्या हो जाएगा 2 बराबर 28। ठीक है, यहाँ से 2 से भाग दे देंगे यहाँ पर, तो 14 दूनी 28, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न, इस सवाल को लगाइए। ये प्रायिकता का प्रश्न है दोस्तों, प्रायिकता का, तो प्रायिकता भी आपको पढ़ना है। देखिए, यदि एक घटना नहीं होती, यदि एक घटना नहीं होती तो उसकी प्रायिकता क्या होती? देखिए, अगर प्रायिकता अगर होना है, प्रायिकता होने के लिए घटना होने की आवश्यकता होती है। प्रायिकता तभी संभव हो सकता है जब कोई घटना हो, और जब घटना ही नहीं होगी तो प्रायिकता उसकी शून्य होगी, कुछ भी प्रायिकता नहीं होगी। एक बार फिर समझिए, प्रायिकता तभी होता है जब कोई घटना होती है, और जब कोनो घटना नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? घटना कोई नहीं घटा, घटना कोई नहीं है, तो प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता इसका शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों के लिए मैं चैप्टर वाइज वीडियो जल्द ही आप लोगों के बीच में लाऊंगा। थोड़ा सा दोस्तों समय लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखेंगे दोस्तों। चलिए, आज जो भी आप सुझाव देना चाहते हो, अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट भी पढ़ता हूं, उसका जवाब भी देता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने अगला प्रश्न। ये आज के सेट का होगा लास्ट प्रश्न, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है। लास्ट में एक प्रश्न आप लोगों को भी मिलेगा होमवर्क में, उसको आप लोगों को बनाना है। ये प्रश्न है कि एक बहुभुज की 44 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है डायगोनल, यानी विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है? n-3/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया कितने विकर्ण हैं? तो यहाँ पर दिया गया है 44 विकर्ण हैं। ठीक है, बराबर n का मान, अब आपको यहाँ पर n-3 बटे क्या है 2 है। आप अगर इसको हल करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, लेकिन दोस्तों हल नहीं करना, ऑप्शन के हिसाब से आपको लेकर चलना है। तो n का मान ऐसा रखना है कि इसको हल करने पर 44 के बराबर आ जाए।
जिस ऑप्शन को रखने पर 44 आएगा वही हमारा राइट आंसर आएगा, यानी भुजाओं की संख्या वही हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पहला ऑप्शन लेते हैं 13, तो यहाँ n का मान 13 हो जाएगा, गुणे 13 में से 3 घटाएंगे 10 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, 2 से भाग करेंगे 5 बार में, 13 पंजे 65 आ रहा, हमें आना चाहिए कितना 44। तो पहला ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, यानी यहाँ पर 13 भुजा नहीं है, भुजाओं की संख्या 13 नहीं है। अब हम 11 ले रहे हैं, n का मान हम कह रहे हैं 11 सही है, तो 11 लेंगे n का मान, तो यहाँ से 11 गुणे 11 में से 3 गया तो क्या बचेगा 8, बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग करेंगे 2 चौको 8, 4 का गुना 11 में तो 11 44। यहाँ से दोस्तों बात बन जा रही है, 44 आ जा रहा है विकर्णों की संख्या, तो इससे सिद्ध हो गया कि जो भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या कितनी है 11 ही है। तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए, इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ गया। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है n(n-3/2), n(n-3/2). ठीक है, अच्छा आप लोग ज़रा बताइए, अगर n का मान 7 है तो कितने विकर्ण बनेंगे, चलिए बताइए विकर्ण कितने बनेंगे। अगर भुजाओं की संख्या 7 है तो विकर्णों की संख्या कितनी बनेगी, कमेंट करके आप लोग उत्तर बताइए। और ये प्रश्न आज का है आप लोगों के लिए, तो इसको भी आप लोग लगाइएगा और आंसर बताइएगा कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ये आज का सवाल है, और सवाल में कहा गया कि मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज 192 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इन चारों में से कोई एक सही है, आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, बताइए अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत, किसी भी सवाल में दिक्कत महसूस हुआ हो बताइए। सब कुछ सही है, अच्छे से समझ पाए आप लोग। तो चलिए, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना है, देखा है और समझा है, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।